वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस को डील करेंगे आज से। और सबसे पहला ऑक्सी एसिड जो है ये फास्फोरस एसिड है H3PO3। तो दिस इज़ एन एसिड बट इट इज़ वीक एसिड। इट डज नॉट ईजीली आयोनाइज इन वाटर इनटू प्रोटॉन एंड नेगेटिव आयंस। सेकंड बात ये है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि जो फॉस्फाइट आयन है PO3 आयन, ये फॉस्फेट से डिराइव्ड है और ये रिलेटिवली अनस्टेबल है। PO4 से एक ऑक्सीजन सब्सटीट्यूट हो जाए तो फिर फॉस्फाइट आयन आता है फ्रॉम फॉस्फेट एंड फॉस्फाइट। सो द फॉस्फाइट आयन इज़ रिलेटिवली अनस्टेबल। ये इसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं है फॉस्फाइट आयन। ये फॉस्फेट इसकी जो है मोस्ट स्टेबल वेरिएंट है। फॉस्फेट आयन को अगर देखें तो इसमें फॉस्फोर सेंट्रली होता है और इसके 4 साइड्स पे ऑक्सीजन होते हैं और हर एलिमेंट का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन एटम पे होंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव किस्म का स्ट्रक्चर फॉस्फेट के केस में फॉर्म होता है। अब ये फॉस्फेट से जब फॉस्फाइट आयन डिराइव होगा तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी P and O and 3, समथिंग लाइक दिस। सो इस केस में फिर इंस्टेबिलिटी का फैक्टर तब आता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है फिर एक तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स यहाँ कहीं ना कहीं इस कमी को पूरे करने के लिए फॉस्फेट पे आएगा। तो वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड किसी भी ऑक्सीजन के साथ हो सकता है। So this is basically a resonance hybrid structure and it is unstable in comparison to phosphate ion, which is stable with respect to arrangement of atoms and with respect to bonding and sharing of electrons. So जब फॉस्फोरस एसिड की बात करते हैं तो ये PO3 है, तो ये अनस्टेबल है और वीक एसिड है, पानी में इजीली डाइसोसिएट नहीं होता, यानी कि अपने H+ आयंस में और किसी भी नेचर के हाइड्रोजन फॉस्फेट में ये इतना इजीली जो है वो ब्रेकअप नहीं होता। इट टेक्स a lot of time and a lot of energy input to break this phosphorus acid into protons in water. So the point is it is a weak acid. ये बात इसकी लिख लें कि ये लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस, यानी कि दिस इज़ फॉस्फाइट PO3 which is derived from phosphate. So this is less oxidized and less stable. अगली बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि दिस इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉस्फोरस एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले तो फॉस्फोरस सेंट्रल पोजीशन पे है, फिर ऑक्सीजन्स हैं, फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल्स हैं 2 और एक और हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो दिस इज़ फॉस्फोरस एसिड। तो ये वाली हाइड्रोजन्स जो ऑक्सीजन के साथ हैं ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये बॉन्ड तोड़ने आसान है। तो इसका मतलब ये है कि ये डाई बेसिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन्स डोनेट करने की सलाहियत रखता है। सो फॉस्फोरस एसिड इज़ अ डाई बेसिक एसिड।
जो इसकी आयोनाइजेशन है वो प्रोटॉन्स यानी 2 प्रोटॉन्स, और इसीलिए मैंने पहले भी यही बनाया था। प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन फॉस्फेट का आयन बनेगा, तो 2 प्रोटॉन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, सो इट मीन्स दैट ये रिड्यूसिंग एजेंट है और 2 हाइड्रोजन्स देकर रिड्यूस करने की सलाहियत रखता है किसी भी दूसरी स्पीशी को। अगर इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ phosphorus trichloride and hydrolysis of one of the oxides of phosphorus। तो phosphorus trichloride जो लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है फास्फोरस की, क्योंकि फास्फोरस के जो और भी हमारे पास क्लोराइड्स हैं जैसे PCl5 है, तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। दिस इज़ लेस ऑक्सीडाइज्ड वेरिएंट, सो लेस ऑक्सीडाइज्ड वेरिएंट हमें यहाँ रिक्वायर होगा। फिर पानी से इंटरेक्ट करवाएंगे वाटर से, तो हमें क्या मिलेगा? फास्फोरस एसिड। इसी तरह से ऑक्साइड है P2O3 नेचर के ऑक्साइड से, ऑक्साइड इसका P4O10 भी है यानी P2O5। तो यहाँ P2O3 नेचर का जो ऑक्साइड है ये हमें यहाँ पे रिक्वायर होगा अगर हमें फास्फोरस एसिड चाहिए। तो किसी और ऑक्साइड से मिलाएंगे तो फास्फोरिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे फास्फोरस एसिड और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है P2O3 से। तो ये वन ऑफ द लेस ऑक्सीडाइज्ड ऑक्साइड है फास्फोरस का, जिसको पानी से इंटरेक्ट करा के फास्फोरस एसिड हासिल करते हैं। अगर हम इनके रिएक्शंस की बात करें फास्फोरस एसिड के, तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक एसिड है, वीक है, वीकली आयोनाइजेबल है लेकिन एसिड है, तो इसकी बेस से इंटरेक्शन पॉसिबल है टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो फास्फोरस एसिड जो है वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है। एवेंचुअल प्रोडक्ट सोडियम फॉस्फेट होगी Na3PO4, साथ आपको वाटर मिलेगा और यहाँ पे आपको और भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जैसे कि डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वगैरह, इवन डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, यानी प्रोटॉन इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन के नतीजे में वीक एसिड होने की वजह से हमें हाइड्रोजन जो है यानी एसिडिक कंटेंट सॉल्ट में मौजूद हो सकता है, और उसके बाद एवेंचुअली जो है अगर आप रिएक्शन को कैरी ऑन करें तो फाइनली आपको सोडियम फॉस्फेट मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका दूसरा रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन है। क्योंकि ये अनस्टेबल फॉर्म है इसलिए ये डीकम्पोज होने की सलाहियत रखती है, और ये डीकम्पोज होगी अपनी मोर स्टेबल फॉर्म में which is phosphoric acid. So H3PO3 can decompose at room temperature into phosphoric acid। और ये जो फास्फोरस एसिड है बेसिकली ये रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ऑक्सीडाइज होता रहता है प्राइमरीली, और ऑक्सीडाइज होकर फिर फास्फोरस एसिड में ये कन्वर्ट होता रहता है। तो ये एक किस्म की डीकम्पोजिशन भी एक किस्म की ऑक्सीडेशन ही है। ये डीकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन जो है वो एक ही तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो पैदा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ये मेटल नाइट्रेट्स, मेटल फॉस्फेट्स, मेटल सल्फेट्स को
प्योर मेटल्स में कन्वर्ट करता है। यानी आप ओर से, मिनरल से, मिनरल से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाइट्रेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, मेटल सल्फेट्स हो गए। तो ये नेचुरल एग्जिस्टेंसेस हैं मेटल्स की ओर्स की फॉर्म में, जहाँ से आप फास्फोरस एसिड को यूज़ करके उस नाइट्रेट को, उस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करवाएंगे और प्योर मेटल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ कॉपर है, साथ आपको मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है बेसिकली इसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसके करैक्टरिस्टिक। तो साथ इसके फास्फोरिक एसिड भी मिल जाएगा। वाटर भी इसमें एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है। तो इस तरह से आप किसी भी मेटल को जो है वो रिड्यूस करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ phosphorus acid and also in the interaction of water to make the system more viable and committed to give the reaction। आखिरी बात जो है वो इसकी रिडक्शन की है, ये ख़ुद भी रिड्यूस हो जाएगा। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से हम निकाल लेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि रिड्यूस कर देगी H3PO3 को, और ये रिड्यूस होता है फॉस्फाइन गैस में, जिसकी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिड्यूसिंग गैस है रॉटन एग स्मेल की, और ये साथ पानी मिलेगा। तो ये ख़ुद भी रिड्यूस होने की सलाहियत रखती है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को यूज़ करके हम नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, जो फास्फोरस एसिड को फॉस्फाइन गैस में तब्दील कर देती है। अब हम डियर स्टूडेंट्स फास्फोरिक एसिड पे चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल्स हैं, और इस तरह से ये ज्योमेट्री है। 3 हाइड्रोजन्स रिलीज़ करने के, फास्फोरस एसिड 2 हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकता था, डाई बेसिक था। उसकी वजह यह है कि उसके पास 2 हाइड्रोक्सिल्स थे, यहाँ 3 हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी ट्राई बेसिक एसिड because it can release 3 protons। फास्फोरस एसिड भी 3 सॉलिड में मिलता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में मिलेगा। इसके बाद ये है कि दिस इज़ अ स्टेबल एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, relatively stronger acid, not very strong, stronger than phosphorus acid। यानी कि ये 3 प्रोटॉन्स रिलीज़ कर देगा सॉल्यूशन में, और साथ आपको मिलेगा फॉस्फेट आयन। सो दिस इज़ कंप्लीट आयोनाइजेशन, whereas phosphorus acid does not ionize completely। यहाँ फॉस्फेट के साथ भी एक हाइड्रोजन लगी रह जाती है। इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखें तो हैलाइड्स यूज़ होंगे, PX5 यूज़ होगा यहाँ पे, मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ फास्फोरस, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो इस केस में आपको फास्फोरिक एसिड मिलेगा। और इसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो ऑक्साइड है, P2O5 नेचर का फास्फोरस का ऑक्साइड से भी आपको जो है वो मिल जाएगा फास्फोरिक एसिड along with हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा इसका एक और मेथड भी है फास्फोरस रेड को, जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म है वाइट फास्फोरस की, उसको आप नाइट्रिक एसिड से इंटरेक्ट करवाएं तो भी आपको H3PO3 साथ वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा, और इसके साथ पानी
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ वाटर रिलीज़ होगा। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। इसके अलावा कैल्शियम के सल्फेट को, फॉस्फेट को यूज़ करेंगे, या फॉस्फोराइड भी इसको कह सकते हैं, यानी कि रॉक कंटेनिंग फॉस्फोरस। इसको ट्रीट आपने कराना है सैंड से यानी सिलिका से, और यहाँ आपको फिर जो है वो पानी के साथ इसको पानी की मौजूदगी में जब ये इंटरेक्शन होगा तो फिर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज़ गोइंग टू बी फॉस्फोरिक एसिड, और आपको एक स्लैग यानी कैल्शियम का एक डिफरेंट नेचर का कैल्शियम का एक सिलिकेट मिलेगा SiO2 से SiO3, और साथ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी मिल सकती है। रिएक्शंस की बात करें तो एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो सॉल्ट प्लस वाटर होगा। H3PO4 reacting with sodium hydroxide, for example, salt is going to be Na3PO4 and it's going to be water along with it. The nature of the salts, this is not a very strong acid, तो आपको मुख्तलिफ नेचर की salts मिल सकती हैं, डाई सब्सटीट्यूटेड, मोनो सब्सटीट्यूटेड, ये वाली। तो eventually यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे अगर रिएक्शन को आप कैरी ऑन करते रहेंगे अंडर गिवन कंडीशंस। तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स यानी कि प्रोटोनेटेड सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं वो आपको वेरी डिफरेंट स्टेप्स पे मिलती रहेंगी बिफोर फाइनली रीचिंग टू प्योर सोडियम फॉस्फेट। आप इसको हीटअप करा के पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है ये लॉस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। और इस पायरोफॉस्फोरिक को फिर आप मज़ीद मेटाफॉस्फोरिक में भी लेके जा सकते हैं, अगेन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये बनेगा HPO3। तो इसकी कन्वर्जन पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये आपके पास दो होंगे फॉस्फोरिक एसिड्स, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट जब हो जाए तो जो बाकी आपके पास चीज़ बचेगी वही पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। तो ये ऑक्सीजन अब एक कनेक्टिंग मटेरियल बीच में आ गया जिसने दो फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर दिया। This is pyrophosphoric, which can be further dehydrogenate या dehydrated to reach to metaphosphoric acid। अगर हम फास्फोरस के एक हैलाइड को P4O10 को एसिडिफाई करें तो भी हमें फास्फोरिक एसिड जनरेट हो सकता है। तो ये एक चीज़ थी जो बतानी थी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में, लेकिन वहाँ मुझे याद नहीं रही। साथ आपको सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह से इसी P4O10 को एसिडिफाई कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में भी, तो भी जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो H3
PO4 होगी और इस केस में साथ आपको नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड मिलेगा। तो ये भी मेथड ऑफ प्रेपरेशन में एसिडिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस आप लिख सकते हैं। दिस इज़ एसिडिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर हम इनके यूजेस की बात करें फास्फोरस एसिड्स और फास्फोरिक एसिड्स की, तो एज फर्टिलाइज़र्स ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे जो है वो PO4 जनरेट होता है और साथ जो है वो अमोनिया मिसाल के तौर पर और H3PO4। तो यहाँ से हमें अमोनियम फॉस्फेट मिल जाएगा जो कि एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। तो ये जो डिफरेंट आयंस जनरेट करती है, ये अब यहाँ नेगेटिव नहीं, दिस हैज़ eventually being now neutralized. So the point is that because we are able to extract different kinds of hydrogen phosphate groups from phosphoric acids and even from phosphorus acids, तो फिर हम वेरिएबल नेचर के जो है वो फॉर्म कर सकते हैं फर्टिलाइज़र्स। ये फॉस्फेट आयन भी मिल जाएगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स हासिल किए जा सकते हैं फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। और फास्फोरस एसिड से जो है वो फॉस्फाइट आइंस जनरेट होंगे। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आइंस ऑफ एनाइंस ऑफ डिफरेंट नेचर जनरेट होंगे। तो इसको फिर आप किसी मेटल से इंटरेक्ट करा कर अपनी मर्ज़ी का फर्टिलाइज़र्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम की मौजूदगी में आप सुपर फॉस्फेट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।